नमस्कार छात्र मित्रों, कक्षा 10 के हिंदी के वर्ग में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक नई इकाई की ओर चलते हैं। भारत देश के बारे में हमें सोचना है। प्रश्न यह बनता है कि हमारा भारत देश कितना अच्छा है। हमारे देश की अच्छी टेक्नोलॉजी है। यहाँ युगों से हम देखते आए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं। आज भी आधुनिक युग में महान लोग हमारे देश में हैं। अच्छी मेडिसिन है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छे वैज्ञानिक हैं। फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी कुछ ऐसा है जिसके कारण हमारे देश की तरक्की नहीं हो रही। हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों, आज हम इस इकाई की एक ऐसी इकाई की चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें इस समस्या को उभारा गया है कि सब कुछ होते हुए भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा है, तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है। तो आइए मित्रों, हमारी वह इकाई है एक प्रश्न 4 उत्तर, जिसके लेखक हैं श्री प्रकाश। ये एक लेख है जिसे हम निबंध भी कह सकते हैं। हम इस कहेंगे लेख। इसका साहित्य स्वरूप है। अब श्री प्रकाश जी की बात करें तो हिंदी के एक जाने माने साहित्यकार माने जाते हैं और इन्होंने अपने लेख में राष्ट्रभक्ति की बात की है। हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है इसकी बात की गई है और ख़ासकर आज की जो समसामयिक समस्याएं हैं हमारे सामने, उन समस्याओं की ओर उन्होंने ध्यान दिया है और अपनी लेखनी के सहारे सारी बातों को हमारे सामने प्रकट किया है। तो प्रस्तुत पाठ एक प्रश्न 4 उत्तर, उसमें इस बात को लेकर एक ऐसी समस्या को लेकर हमारे सामने लेखक की उपस्थिति हुई है। लेखक का मूलतः प्रश्न है कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा है। मूल प्रश्न यह है। देश के लिए उनकी बड़ी चिंता रही है। लेखक का प्रश्न है, हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा है। मानेंगे लेखक हमारे देश के लिए चिंतित है। शायद हमारी देश की कुछ परिस्थितियां जो उनकी नज़र में आई है उनको लेकर वे चिंतित है और इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास भी कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने ऐसे 4 व्यक्ति पसंद किए हैं जो विदेशी हैं लेकिन सालों से भारत में आकर रहे हैं, और उनसे ये प्रश्न किया और जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण हमारा देश उन्नति नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए इन्होंने जो 4 मित्र पसंद किए, चारों के चारों विदेशी रहे भारत में, मतलब कि अपने देश के बारे में जानकारी है, साथ साथ लंबे अरसे से भारत में रहने के कारण भारत की परिस्थिति का ज्ञान भी उन्हें हो चुका है। अतः वे तुलनात्मक रूप से बता पाएंगे, अपने देश की तुलना करेंगे
हमारे भारत देश की परिस्थिति को ध्यान में करेंगे और फिर हमें बता पाएंगे कि ऐसी तो क्या बात है जिसके कारण भारत देश उन्नति नहीं कर पा रहा है। तो इकाई के माध्यम से हम जानने की चेष्टा करें। आप लोग किताब रखें और साथ साथ नोट और पेन भी अपने पास रखें। देखते हैं, सबको ही कुछ न कुछ खपत होता है। मुझे भी कई बातों का खपत है। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ, आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। मूल प्रश्न हमारे सामने आ गया और उसका समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने विदेशी लोगों को पकड़ा है जो उनके नज़दीकी मित्र रहे हैं। सबको ही कुछ न कुछ खपत होता है। सभी व्यक्तियों की बात की, लोगों की अपनी अपनी विशेषता होती है, कोई ना कोई धुन लगी रहती है। खपत का मतलब करेंगे धुन। हम नहीं जाना, लेखक के मन पर एक धुन सवार हो गई है। वे जानना चाहते हैं क्या कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा है। ये उनकी धुन उनके मन पर सवार हो गई है और उसे जानने की चेष्टा कर रहे हैं। अब कहते हैं कि उनमें एक यह भी है, जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ। पूछा किनसे? प्रश्न किनसे पूछा गया? उन विदेशी व्यक्तियों से जो रहे विदेश में रहकर तो आए हैं और लंबे अरसे तक अब भारत में रह रहे हैं। वैसे तो यह प्रश्न किसी भारतीय महानुभाव से भी पूछा जा सकता था, लेकिन लेखक ने यह प्रश्न 4 विदेशी लोगों से ही पूछा है। इसका कारण क्या? तो हम सोच सकते हैं कि विदेशी होने के कारण अपने देश की स्थिति के बारे में तो वे जानते हैं, साथ साथ भारत की स्थिति के बारे में भी उन्होंने जाना है। मतलब कि दोनों देशों की तुलना करके वे निश्चय कोई ऐसी समस्या तो निकाल पाएंगी जो हमारे देश की कमी बनी हुई है, बराबर। और इसलिए लेखक ने यह प्रश्न किसी भारतीय से न पूछने के बजाय किससे पूछा है? विदेशी लोगों से पूछा है जो लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। आप क्या पूछा? आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। उन्नति नहीं कर रहा है मतलब कि अवनति कर रहा है। उन्नति यानी तरक्की होता है और उसका अपोजिट शब्द है अवनति। प्रश्न इसलिए उठता है, बार बार उनके मन में ये प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि हमारे देश में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। यहाँ पर बड़े बड़े महानुभूति है, महान व्यक्ति हैं, तत्वचिंतक हैं, फिलोसोफर हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे काम करने वाले लोग हैं।
यहाँ विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या जो जन संसाधन के रूप में हमारे सामने है और अनेक प्रकार की सुविधाओं के होते हुए भी सुधार के लिए कई प्रयत्न भी होते हैं, अनेक प्रकार के आंदोलन भी होते हैं, सब कुछ होते हुए भी, सबके होते हुए भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है? बार बार उठने वाला प्रश्न लेखक के मन को कचोटता है और इसलिए उत्तर जानना आवश्यक है। तो ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं, वैसे के वैसे जहाँ थे वहाँ भी आज भी वहीं पर है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी मानो हम वहीं के वहीं हैं। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं। किससे? प्रश्न सुनकर। लेखक उन लोगों से प्रश्न करते हैं, वे लोग ये प्रश्न सुनकर चकित हो जाते हैं, उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं। कभी कभी उत्तर देने से मना कर देते हैं। क्यों? कि भाई वो तो विदेशी लोग हैं और विदेशी होकर भारत की समस्या के लिए कुछ भला बुरा कहें तो भारतीयों को शायद बुरा भी लग सकता है और इसलिए कभी कभी वे प्रश्न का उत्तर देने में संकोच करते हैं। लेकिन लेखक उनका पीछा छोड़ते नहीं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ यानी विवश करता हूँ, अर्थात उन लोगों को, लेखक को उनका जो प्रश्न है उसका उत्तर देना ही पड़ता है। तो अब ऐसे 4 व्यक्ति लेखक ने पसंद किए हैं। उनमें से एक पहला व्यक्ति है जो ईसाई पादरी हैं, बराबर। तो ईसाई पादरी को पहला प्रश्न, ये प्रश्न पूछा, पहले व्यक्ति के रूप में ईसाई पादरी को पसंद किया है, बराबर। तो ईसाई पादरी का उत्तर क्या है? इकाई के जरिए हम देखें। देखो, मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी हैं। ईसाई पादरी यानी ईसाई धर्म का पुरोहित। शब्द समूह के लिए एक शब्द पूछा जाए परीक्षा में, आप लोग लिखें गिरजाघर में काम करने वाला, गिरजाघर में पूजा करने वाला जो पुजारी होता है उसे कहते हैं हम पादरी। मंदिर में जो पूजा करते हैं उसको कहते हैं पुजारी। उसी प्रकार गिरजाघर में ये पुरोहित का काम जो करता है उसे हम कहेंगे ईसाई पादरी हैं, उनको कहेंगे हम पादरी कहेंगे। तो मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सपत्नीक देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं। परिवार सहित, अपने कुटुंब सहित 36 साल से भारत में रह रहे हैं। और उनसे ये प्रश्न पूछा गया। कौन सा प्रश्न पूछा गया? कि लेखक ने पूछा कि भाई हमारे देश में इतना सब कुछ होते हुए भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा है। अब ईसाई पादरी क्या कह रहे हैं देखें। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है, यानी माननीय व्यक्ति थे। लेखक का उनके साथ सदा पूज्य भाव रहा है और ऐसे ईसाई पादरी से यह प्रश्न पूछा गया है। उनका उत्तर थोड़े में ही यह था कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। बढ़िया उत्तर दिया। क्या ईसाई पादरी का उत्तर क्या था? भारतीय, तुम लोग यानी भारतीय लोग, तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। सोचने की बात है।
एकदम सही बात कही गई है। हमें जो काम मिला है उस काम के प्रति हमें गर्व नहीं होता। ये हम भारतीयों की शायद कमी है। भारत में लंबे अरसे से रहने के कारण ये निष्कर्ष उन्होंने निकाला, अपने अनुभव से, अपनी आँखों से देखा, सुना, और उन्होंने बताया कि भारतीय लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं। क्या कहा? तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। भारत में अगर हमें कहीं पर नौकरी पानी है तो हमें दरखास्त देना पड़ता है। दरखास्त का मतलब करेंगे आवेदन, प्रार्थना पत्र, अर्जी पत्र। हम आवेदन देते हैं। अब हमारा आवेदन कैसा? तो पादरी जी ने बताया कि अतिशयोक्तिपूर्ण आवेदन हम देते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण यानी हम उसमें बढ़ा चढ़ाकर बातें लिख देते हैं जो हमें सिर्फ नौकरी प्राप्त करनी है, और नौकरी प्राप्त करने के लिए हम जो आवेदन देते हैं उसमें बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग उसमें करते हैं कि मैं ये करूँगा, यही करूँगा, यही करूँगा। बड़े बड़े वादे करते हैं हम नौकरी पाने के लिए। तो यही बात उन्होंने की कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है क्या? नौकरी। और अगर नौकरी मिल भी जाती है तो शुरुआत में विनय के साथ, शिष्टता के साथ वह लोगों से मिलजुल कर अच्छे व्यवहार से अपना कार्य शुरू करता है और अंत में प्रतिज्ञा करता है। अरे ये जो आवेदन की जो शुरुआत होती है ना, बढ़ा चढ़ाकर सब कुछ लिखता है, अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभ कामना करेगा। कैसी कामना? शुभ कामना। कर्मधारय समास में रहा पद है शुभ कामना, अच्छी कामना, विशेषण के रूप में शुभ शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए कर्मधारय समास में रहा ये पद है। तो दरख्वास्त में बढ़ा चढ़ा कर बातें तो लिखते हैं, अंत में भी हम कुछ लिखते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि यदि इस पद के लिए मुझे आप नियुक्ति देंगे तो मैं इस प्रकार काम करूंगा, मेरा व्यवहार ऐसा होगा, मैं हमेशा आपके कंपनी के लिए, आपकी संस्था के लिए अच्छी सोच रखूंगा। सारी बातें हम लिखते जाते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग हम आवेदन में करते हैं। लेकिन बात क्या होती है? पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। जीविका यानी जीवन निर्वाह के लिए किया जाने वाला कार्य, उसे हम कहेंगे जीविका। शब्दक समूह के लिए एक शब्द ध्यान रखें। जीविका का मतलब क्या करेंगे? जीवन निर्वाह के लिए किया जाने वाला कार्य। नौकरी प्राप्त करते समय हमारी सोच क्या थी और नौकरी मिलते ही हमारी सोच कैसी बदल जाती है, इसकी बात यहाँ पर की है। हाँ, जब हम किसी स्थान की प्राप्ति करते हैं, हमें नौकरी मिल जाती है, किसी पद की प्राप्ति कर लेते हैं, उसके बाद हमारी जीविका हमें व्यर्थ मालूम होती है, खराब लगती हैं, बराबर। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और मालिक के नाक को दम कर डालता है। नाक में दम कर डालना यानी
बहुत परेशान करना, खूब परेशान करना। नाको दम करना, ये मुहावरा है। बहुत परेशान करना। तो इतना डिफरेंट मालूम हुआ, इतना तफावत देखने को मिलता है। नौकरी प्राप्त करने के लिए हमारी सोच कैसी थी और नौकरी प्राप्त करने के बाद हमारी सोच किस प्रकार बदल जाती है। तो ये खूबी हम भारतीयों में ही देखने को मिलती है। ईसाई पादरी जी ने ये सब कुछ भारत में देखा। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग काम के प्रति वफादार नहीं रहते हैं। बराबर क्या कहा, काम को खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और मालिक को की नाक को दम कर डालता है। यहाँ ऐसी भीतरी चाल, षड्यंत्र का मतलब होता है भीतरी चाल, चाल चलता है, मालिक को हैरान परेशान करता है। जो काम है उसको खराब करने की कोशिश भारतीय कर्मचारी की रहती है। ये सबसे बड़ी समस्या है और ये दुखद बात भी है। आप ये इकाई पढ़ रहे हैं तो इसको अवश्य गौर करें, ध्यान करें इस पर, ताकि आप लोग भी भविष्य में कोई न कोई क्षेत्र में जाने वाले हैं तो जिस क्षेत्र में आप लोग जाएंगे उसे सहृदय स्वीकार करें, तन मन से स्वीकार करें और उस पर अच्छा कार्य करें। ऐसी एक अच्छी बात यहाँ पर पादरी जी हमें सिखा रहे हैं। और देशों की बात क्या है देखो, और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं, लेकिन कैसी? वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं, बढ़ा चढ़ाकर नहीं, अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का व्यवहार करते नहीं हैं। सामान्य शब्दों में दरख्वास्त देते हैं, सामान्य शब्दों में, लेकिन जब नौकरी मिलती है तो अपने कार्य में जुट पड़ते हैं, मन लगाकर काम में लग जाते हैं, अपने क्षेत्र में तरक्की ही सोचते हैं, तरक्की की बात ही भी सोचते हैं और उसके प्रति इसके लिए आवश्यक क्या है? राष्ट्र भावना सदैव हमारे हृदय में बनी रहनी चाहिए। हम कुछ भी बने, आप डॉक्टर बनेंगे या वकील बनेंगे या टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे या नेता बनेंगे, कुछ भी बनो, लेकिन सबसे पहले आप एक राष्ट्र के नागरिक हैं और राष्ट्र के नागरिक होने के नाते राष्ट्र भक्ति आपके हृदय में हमेशा बनी रहनी चाहिए। और एक राष्ट्र के नागरिक होने के कारण, राष्ट्र का कर्मचारी होने के कारण जो भी व्यवसाय आपने स्वीकार किया है, आप अगर राष्ट्र के नागरिक के रूप में सोचते हैं तो उसी क्षेत्र में अवश्य आप अच्छा काम कर पाओगे, क्योंकि हमें वही भावना को बनाए रखना है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ मेरे देश के लिए करता हूँ, मेरे राष्ट्र के लिए करता हूँ। तो यही भावना अवश्य हमसे अच्छा कार्य करवाती है। तो हमेशा किसी भी काम में, कोई भी काम हम हाथ में लेते हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में हम शामिल होते हैं, जुड़ते हैं, तो वहाँ पर हमारी भावना राष्ट्र के लिए बनाए रखनी है। दूसरे देशों में ये पाया गया कि वे लोग काम करते हैं, अपने देश के लिए कार्य करते हैं। अपना लाभ तो है, काम करने से हमें तनख्वाह मिलेगी या रुपये पैसे मिलेंगे, हमारा काम तो हो जाएगा, लेकिन जो काम होता है वह सर्वोच्च होना चाहिए, ऐसी भावना हमें हमेशा रहनी चाहिए। तो विदेश के लोग क्या करते हैं? साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाएगा। बढ़िया सोच यही है, हमें यही सोचना है कि मेरे काम न करने से संसार का नुकसान है।
हम व्यक्तिगत सोच रखते हैं, समष्टि का विचार भी नहीं करते हैं। हमें समष्टि का सोचना है, विश्व का सोचना है, जन कल्याण की बात हमें सोचनी है, हमारे राष्ट्र के कल्याण की बात हमें सोचनी है, बराबर। और तब जाकर हम अच्छा काम कर पाएंगे। वही काम विदेश में कई देशों के लोग हैं जो किसी भी व्यवसाय में जुड़े हैं, इस प्रकार काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, निजी स्वार्थ उसमें देखा नहीं जाता। जो भी काम हो, कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं, सब काम समान है। हमें जो काम मिला है उसमें मन जुटाकर हमें काम करना है। हमें जो काम मिला है उस काम के प्रति हमें गर्व रखना है। यही एक बढ़िया बात यहाँ पर ईसाई जी ने हमें समझाई है। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही, यानी अच्छी बात कही और सही बात भी कही। ये कमी हमारे देश में पाई जाती है। हमें अपने काम का गर्व नहीं है, स्वीकारना पड़ेगा। हम स्वीकारें इसे। दुख तो इस बात का ही कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। चाहे हमारी मुल्क की परंपरा है, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वह धर्म ग्रंथ भी हमें यही समझाते हैं। भगवत गीता की बात कहे तो उसमें भी कर्म की बात आती है, कर्म यानी कार्य, काम। उसमें भी काम करने की बात आई है कि हम जो कुछ भी करें अच्छा कर्म ही करें। तो ये मुल्क की परंपरा है, काम का गर्व करने का आदेश है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है और एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं रखता। वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। यह अपनी जीविका के साधन का बड़ा आदर सत्कार करता है। बढ़ई अपने जो कापड़ बुनने का काम करता है, बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपने बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम कर लेते हैं, करते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। मूलतः क्या है, निजी काम जो था, वर्ण व्यवस्था की बात जो पुराणों से चली आ रही है और उस अनुसार हमें जो काम मिला है उस काम को हमें स्वीकारना है, गर्व से स्वीकारना है। लेकिन बात क्या हुई कि लोगों ने अपने काम को बदल दिया और इसलिए ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे हैं और फिर काम में सफलता पाने के बावजूद क्या सफलता नहीं मिलती, उनको असफलता मिलती है। और मतलब क्या होता है, उन्होंने क्या कहा कि एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कहावत है ना, उसी प्रकार भाई नाचता नहीं आवड़तु तो આપણે સ્ટેજનો કે જે આંગણું છે એને દોષ આપીએ છીએ। तो उसी प्रकार काम ठीक से नहीं हो पा रहा तो हम किसी पर दोष डालते हैं। तात्पर्य यह है कि हमारा मूल जो कार्य है, वर्ण व्यवस्था के अनुरूप हमें जो कार्य मिला है उस कार्य को हमें उचित रूप से करते ही रहना है, उसमें हमारी तरक्की है। और सब लोग इस प्रकार अपने अपनी व्यवस्था के अनुसार कार्य करेंगे तो देश की तरक्की अवश्य होगी। लेकिन ऐसा न करने से हम ठीक से कोई काम नहीं कर पाते, स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न नहीं कर पाते हैं। यह आदेश हम भूल गए, कौन सा, स्वधर्म निधन श्रेय। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं। मतलब कि
काम के प्रति विद्रोह किया, मालिक के प्रति विद्रोह किया, कंपनी के प्रति विद्रोह किया, सरकार के प्रति विद्रोह किया। ऐसा कब होता है? काम हम अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं और अपनी असफलता का दोष हम दूसरों पर लगा देते हैं और इस प्रकार हम विद्रोही बन जाते हैं, काम को खराब करते रहते हैं। स्वधर्म निधन श्रेयः, मतलब कि अपना धर्म और अपना कर्तव्य बजाते बजाते मर जाना श्रेयस्कर है। इस बात को हम भारतीय लोग भूल गए हैं, इस आदेश को हम भूल गए हैं। मतलब हम अपने काम का गर्व नहीं लेते। लेखक और पादरी मित्र दोनों ने हमें अच्छी तरह से समझाया कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम हम हाथ में लें, उस काम के प्रति हमेशा हमें गर्व रखना है। छात्र मित्रों, अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे, तब तक के लिए विराम लेते हैं। आप कृपया इस पाठ को ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे, यही आशा रखता हूँ। फिर मिलेंगे।